दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इजराइल ने लेबनान में की बड़ी एयर स्ट्राइक्स, सीरिया बॉर्डर के करीब हिजबुल्लाह के हथियारों की स्मगलिंग पर एक्शन का दावा, नेतन्याहू को सजा देने की सोच रहे आईसीसी को ट्रंप ने ही दे डाली सजा, आईसीसी पर इकोनॉमिक और लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला, नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट को बताया बेबुनियाद, अमेरिका की दोहरी पॉलिसी, गजा डिस्प्लेसमेंट प्लान पर इख्तलाफात के बावजूद इजिप्ट को हथियार बेचने की दी मंजूरी, यमन के हाउथीज के हजारों लड़ाके मारिब की तरफ रवाना, बंदूक के जरिए अमेरिका पर प्रेशर डालने का प्लान, और ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का बयान, ना न्यूक्लियर हथियार बनाना है और ना जंग चाहता है ईरान। सवाल खैर, शुरुआत करते हैं इस शो की। इजरायली एयरफोर्स का लेबनान में 2 फौजी मकाम पर हमला देखने को मिला है। सीज फायर के बावजूद इजराइल ने बड़े हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में 2 फौजी मकाम पर हमला किया, जिससे इजरायली फौज ने तस्दीक कर दिया है कि हाँ, ये हमला हमने किया है। ये हमला हिजबुल्लाह के हथियारों की मौजूदगी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया, ये आईडीएफ की तरफ से बयान है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक सीरिया की सरहद से हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश और हिजबुल्लाह के हथियारों की मौजूदगी लेबनान में जारी सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों देखिए तो कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी की बात कौन कर रहा है। आईडीएफ ने मजीद कहा कि हिजबुल्लाह ने इन इलाकों में अपने नए स्ट्रक्चर्स, अपने नए ढांचे बनाने की कोशिश की है, जिसे इजराइल ने निशाना बनाया। मतलब इजराइल का कहना है कि वापस हिजबुल्लाह अपने स्ट्रक्चर्स बना रहा था और सीरिया से बशर अल असद के जाने के बाद भी उसे हथियार मिल रहे हैं। कौन दे रहा है? ये स्मगलिंग जारी है। हथियारों की स्मगलिंग ही कहते हैं। जब कोई मुल्क की सरकार ना हो और उसे दूसरे मुल्क से हथियार आए तो इस हथियार खरीद फरोख्त नहीं कहलाती, स्मगलिंग कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे, ज़रा आते हैं गजा पर जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसा दोस्त हो तो सबका हो, जो गलत सही कुछ नहीं देखता, बिना सोचे अपने दोस्त का साथ देता है बस। ट्रंप ने गजा को कब्जाने के प्लान के बाद अब नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम्स का वारंट जारी करने वाले कोर्ट पर ही एक्शन ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बेसलेस वारंट्स बताया है। दोस्तों, अब ट्रंप के आईसीसी पर इकोनॉमिक और लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के फैसले सामने आए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी के चंद मेंबर्स पर इकोनॉमिक और लीगल सैंक्शंस लगाने का हुक्म दिया है। जब से ट्रंप ने गद्दी संभाली है, ट्रंप चर्चा में है। मिडिल ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ईस्ट हो या नॉर्थ हो, ट्रंप की ही बात हो रही है। ट्रंप ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रखा है। फिलहाल तो इस फैसले की बात करते हैं जो आईसीसी पर सैंक्शंस लगाने का लिया गया है ट्रंप की तरफ से। फैसला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए थर्सडे रात को लिया गया, जुमेरात की रात को। सैंक्शंस की वजह क्या बताई गई है, जरा समझ लीजिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वजह के तौर पर बताया गया है कि आईसीसी ने चावल को हप्पा कहने वाले मासूम इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और एक्स डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के खिलाफ बेबुनियाद गिरफ्तारी वारंट्स जारी किए। बेबुनियाद, बेसलेस। ट्रंप ने कहा कि आईसीसी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी गजा के 47,000 लोगों का कत्ल नेतन्याहू की फौज ने नहीं किया, बल्कि इब्लीस की बेवा या उसकी औलादों ने किया है। तभी तो बेसलेस है। नेतन्याहू ने तो कुछ किया ही नहीं है, हादा मासूम। ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस और इजराइल आईसीसी के रोम इंस्टीट्यूट के सिग्नेटरी नहीं है, यानी वो आईसीसी से बंधे हुए नहीं है। मतलब अगर कोई कोर्ट पर, जैसे मान लीजिए फर्ज कीजिए मैं, अगर कोई कोर्ट पर यकीन ही नहीं करता, बिल्कुल यकीन मानता ही नहीं कि कोर्ट नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती है, तो वो कोई भी जुर्म कर ले लेकिन उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो तो कोर्ट को मानता ही नहीं है। क्या कमाल की बात है ना। तो हम बंधे ही नहीं हैं आईसीसी से, हम जो चाहें करें। हमारे यहाँ की कोर्ट कुछ नहीं करेगी, तुम्हारी तो कुछ कर ही नहीं पाएगी इंटरनेशनल कोर्ट। ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, यानी आईसीसी के फैसले इनके जूते की नोक पर हैं। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और अमेरिका लॉ ऑफ वॉर की पाबंदी करते हैं और नेतन्याहू की गिरफ्तारी का फैसला सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी, जो लोग दूसरों की ज़मीन कब्जा रहे हैं,
क्या वो डेमोक्रेसी की बातें कर सकते हैं? डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं? सॉवरेनिटी, गजा के लोगों की सॉवरेनिटी क्या है जो उनका मुल्क कब्जाने की बात हो रही है? पिछले 75 साल से फ़लस्तीन की ज़मीन इजराइल कब्जा रहा है, वो सॉवरेनिटी नहीं है? ट्रंप के इस फैसले के स्ट्रेटजिक असरात क्या होंगे अब वो भी समझ लीजिए। ये सैंक्शंस आईसीसी के अगेंस्ट अमेरिका का स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाते हैं। इजराइल को डिप्लोमेटिक और लीगल बैकअप दिया गया है। इससे नेतन्याहू अब और चौड़ा होकर घूमेगा और वो गजा में फिर से बड़ी तबाही बिना झिझक मचा सकेगा, क्योंकि अब कोई भी कोर्ट उसे रोक नहीं सकेगा। ये फैसला इंटरनेशनल लॉज और जियोपॉलिटिक्स पर असर डाल सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेतन्याहू ने कहा है कि हमें ट्रंप के गजा प्लान को ध्यान से सुनना चाहिए। ये वही नेतन्याहू है जो पहले इंटरनेशनल कोशिशों को मंजूर नहीं करता था कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी पर कब्जा करे, मानता ही नहीं था, इस बात को मंजूर नहीं करता था कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी गजा पर कब्जा करे या वहाँ का निज़ाम संभाले। उसी नेतन्याहू ने अमेरिका के गजा पर कब्जा करने के प्लान को कई सालों में सामने आया पहला असली आइडिया बताया है, क्योंकि ये उसके मुफाद का है, उसके फ़ायदे का है आइडिया। उसके बयान में उसकी रीसेंट मीटिंग का भी जिक्र किया गया, जिसमें कांग्रेशनल और सीनेट की लीडर्स के साथ ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिशों और हमास के खात्मा होने की ज़रूरत पर बात की गई थी नेतन्याहू की अमेरिका में। गजा के 46 से 47 हज़ार बेगुनाह लोगों को मारने और गजा को तबाह करने के बाद नेतन्याहू ने कल रात अपने बयान में कहा कि सबने इजराइल के अजीम काम की तारीफ की। जिन से नेतन्याहू मिल रहा है वो इजराइल के अजीम काम की तारीफ कर रहे हैं। कौन सा? 47 हज़ार बेगुनाहों को मारने वाला, पूरे गजा को तबाह करने वाला का कौन सा काम? वो कहता है नेतन्याहू कि मैंने कहा कि हम मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल रहे हैं और अब लोग हमें सैल्यूट कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम वाकई मिडिल ईस्ट को बदल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका की तरफ से एक और बयान है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जुमेरात की शाम को रात को कहा कि वो मुल्क जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर बयानात की मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें आगे आकर फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए। सिर्फ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? सही बात है, ये भी उनका ज़मीर जगा रहे हैं। रूबियो ने दोबारा ये कहा कि ट्रंप अभी के लिए गजा की तवज्जो की देखभाल का प्लान दे रहे हैं, क्योंकि गजा अभी रिहाइश के काबिल नहीं है। क्या दर्द है। रूबियो कहते हैं कि इस इलाके में ऐसे मुल्क हैं जो फ़लस्तीनी लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ और मुल्क अपने आप आगे आकर ये काम करें तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई भी मुल्क इस काम के लिए फ़ौरन आगे नहीं आता। आप दुनिया को ये जताना चाह रहे हैं मिस्टर रूबियो कि अमेरिका को गजा की सबसे ज़्यादा फिक्र है? तो आप ये सुन लीजिए, किसी भी अरब ममालिक ने आपकी तरह गजा को बर्बाद करने के लिए गोला बारूद ये जहर नहीं दिया जो अमेरिका ने दिया इजराइल के हाथों में, और किसी ने नहीं दिया। गजा को अगर उजाड़ने वाला है नेतन्याहू और इजराइल, तो उजड़वाने वाला अमेरिका है। दुनिया कह रही है खुलकर, अगर आप हथियार रोक देते तो ये जंग कब की खत्म हो गई होती। क्या प्लान था कि पूरे गजा को बर्बाद करवा कर वहां से गजा के लोगों को निकलवाया जाए? ये पॉलिसी थी? पता नहीं। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने इजिप्ट को हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। गजा में डिस्प्लेसमेंट प्लान पर इख्तिलाफ हैं इजिप्ट और अमेरिका के बीच, उसके बावजूद ये मंजूरी मिल गई है। कमाल की बात है। वेपन सेल की मंजूरी क्या कहती है? अमेरिका ने इजिप्ट को मिलिट्री हार्डवेयर बेचने की मंजूरी दे दी है। इसे बेचने का मकसद इजिप्ट की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करना है। ये डिफेंस कैपेबिलिटीज मजबूत हुई तो क्या इजिप्ट की फौज सरहद पर खड़े होकर फ़लस्तीनियों को आने से नहीं रोकेगी? इस डील में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल्स शामिल हैं। अमेरिका का माल इजिप्ट के पास। गजा के डिस्प्लेसमेंट प्लान पर इन दोनों के बीच, इजिप्ट और यूएस के बीच इख्तिलाफ है। अमेरिका और इजिप्ट के बीच गजा के लोगों को जबरन बहार करने और वहाँ कहीं और ले जाकर बसाने, खासतौर से इजिप्ट और जॉर्डन, इसको लेकर ये जो प्लान ट्रंप ने दिया उस पर इख्तिलाफ हैं।
ट्रंप का प्लान जो गजा से फलस्तीनियों को रिलोकेट करने का है, इजिप्ट के लिए एक मुश्किल और कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। इजिप्ट ने ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट कर दिया है और इस प्लान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक समझा है और बताया है। अब स्ट्रेटेजिक टेंशंस इस बात से बढ़ रही हैं। इस वेपन सेल के बावजूद यूएस और इजिप्ट के बीच रिलेशंस में टेंशंस हैं जो गजा डिस्प्लेसमेंट इशू की वजह से और ज्यादा बढ़ गई हैं। इजिप्ट का कहना है कि गजा के हवाले से कोई भी फैसला जो फलस्तीनियों के हकूकों के नुकसान और हुकूक को नुकसान पहुंचाए वो इजिप्ट की पॉलिटिक्स के मुताबिक नहीं होगा और इजिप्ट की पॉलिसीज के मुताबिक भी नहीं होगा। इजिप्ट की पॉलिटिक्स भी ये कहती है कि फ़लस्तीनियों का और फ़लस्तीन का दिफा पहले हो, और यही इजिप्ट की हुकूमत जो पॉलिटिक्स के ज़रिए आती है उसकी पॉलिसीज़ भी यही कहती हैं। अब इस बीच इन हथियारों को क्या ये माना जाए कि अल सीसी को चुप रहने को कहा गया है कि जो कह रहे हैं वो मान लो, देखो हम तुम्हें दे तो रहे हैं, ये माल तुम्हें दे रहे हैं, तुम भले इसका पैसा दोगे लेकिन हम तुम्हें शानदार वाला माल दे रहे हैं ना, अपने दुश्मनों से बच सकोगे। क्या वाकई अल सीसी इन हथियारों से मान जाएंगे या इस डील को ट्रंप के प्लान से अलग देखना चाहिए? दोनों को एक नहीं देख सकते। अमेरिका का भी तो फायदा है, पैसा मिलेगा हथियार बेचने से। फिलहाल तो दुनिया में अमन आया तो अमेरिका का भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि उनके हथियार बिजनेस जब जब जंग होती है बूम करते हैं। अब बात यमन के हाउथीज की। हाउथीज ने मारिब रीजन की तरफ अपनी फौज भेज दी है। वो अब सऊदी अरेबिया, अमेरिका और बाकी दुनिया की हिमायत वाले यमन की रिकॉग्नाइज हुकूमत के मातहत आने वाले कुछ और इलाके कब्जाना चाहते हैं। हाउथीज की फौज की तादाद में इजाफा हुआ है। हाउथीज ने अपनी फौज के हजारों फौजी मारिब की जानिब भेजे हैं, जो यमन का एक बहुत अहम ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है। यहाँ तेल और गैस निकलते हैं, तेल और गैस माल देते हैं। इस माल पर हाउथीज अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि यमन की जो शुरुआत पहले से हुकूमत है, रिकॉग्नाइज हुकूमत है, उसका यहाँ कंट्रोल है। ये मूव अमेरिका के हाउथीज मिलिशिया को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डेजिग्नेट करने से पहले चला गया है। ये एक तरीके से प्रेशर मेंटेन करने वाला स्टेप है। अभी ऑफिशियली हाउथीज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट करना बाकी है। अभी ऐलान हुआ था लेकिन अब दस्तावेजों में होने वाला है, उससे पहले हाउथीज ने कदम ले लिया है। सबोटेज ऑपरेशंस और वेपन्स स्मगलिंग, ये दो मौकिफ हैं। हाउथीज ने लिबरेट रीजन्स में सबोटेज ऑपरेशंस भी बढ़ा दिए हैं और वेपन्स की स्मगलिंग को कंटिन्यू रखा है। जाहिर सी बात है, ये भी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इन्हें भी स्मगलिंग के थ्रू ही हथियार मिलते हैं। यमनी मिलिट्री सोर्सेज ने अशर्क अल अवसत को बताया है कि हाउथीज ने सदर्न और वेस्टर्न मारिब के फ्रंट लाइंस पर लिमिटेड अटैक्स किए हैं ताकि वो इन एरियाज पर कंट्रोल हासिल कर सकें। अब अमेरिका के जो डेजिग्नेशन प्लान है हाउथीज के लिए, उससे बचने की कोशिश है। ये मूव हाउथीज ग्रुप की तरफ से अमेरिका के ऑफिशियल टेररिस्ट डेजिग्नेशन से बचने की कोशिश हो सकती है, जो उनके लिए बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो जाता है तो फिर उस पर भयंकर तरीके से चारों तरफ से हमला बोलना आसान हो जाता है और दुनिया में कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। लिहाजा हाउथीज इस लेवल से बचना चाहते हैं। यमनी फोर्सेस का रिस्पांस क्या है? यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने मारिब के कई सेक्टर्स में हाउथी अटैक्स को रोक दिया है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस उधर वाली भी कहलाती है जो रिकॉग्नाइज हुकूमत है। इसमें जो रोका गया है, इसमें आर्टिलरी, कत्यूशा रॉकेट्स और स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया है हाउथीज के ऊपर। अब बात है इजरायली फौजी की। इजरायली फौजी को फिलिस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद, जुल्म करने पर 7 महीने की सजा सुनाई गई है। इजरायली फौज के एक सिपाही को जो हथकड़ी लगे हुए, आंखों पर पट्टी बंधे हुए फिलिस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद का मुजरिम पाया गया, उसे इजरायली मिलिट्री कोर्ट ने 7 महीने की जेल की सजा सुनाई। ये फौजी सिदे तेमन मिलिट्री डिटेंशन सेंटर, जो कि गजा स्ट्रिप की सरहद के करीब है, वहां फ़लस्तीनी कैदियों पर शदीद तशद्दुद करने का इकरार कर चुका है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक मुजरिम सिपाही ने कई वाक़यात में कैदियों पर मुक्कों और अपने हथियार से हमला किया। हालांकि इजरायली फ़ौज ने इस सिपाही का नाम या इस पर लगे मुकदमे की तफसील नहीं दी है, ताकि इसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कहीं कोई इसे बाद में जाकर ठोक ना दे।
अब बात ईरान की। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने फिर से ये कहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स और जंग नहीं चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो बेबुनियाद है, हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं, ना हम उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। मसूद पेजेश्कियान ने यह भी बताया कि आयतुल्लाह खामनेई का फतवा इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने या रखने या उसका स्टॉक पाइल करने पर पाबंदी लगाई गई है। ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है? पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आयतुल्लाह खामनेई के फतवे पर मबनी है, जो न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का इस्तेमाल को कैटेगरीली बैन करता है। मतलब कहता है कि ये ना बनने चाहिए, ना इनका इस्तेमाल होना चाहिए। और पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिवाय अमन, शांति, पीस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और इसकी दलील ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इसे अपने डेवलपमेंट के लिए डेवलप कर रहे हैं। हम बिजली बनाएंगे बाकी चीज़ों में, लेकिन हम हथियार नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर हमारा प्रोग्राम उसके लिए है ही नहीं। ह्यूमैनिटेरियन डॉक्ट्राइन पर बोलते हुए क्या कहा गया? उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का डॉक्ट्राइन कभी भी मासूम लोगों की मास किलिंग को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन किसी को नहीं देखता, दुश्मन, मासूम सबको मार देता है, लिहाजा हम उसे बनाने नहीं चाह रहे हैं। बात अब सूडान की। सूडान की आर्मी ने एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है खार्तूम में। सूडान की आर्मी आगे बढ़ रही है। सूडानी आर्मी ने खार्तूम में अपनी पोजीशन को मजबूत करते हुए कई की एरियाज पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये बात ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला ने बताई है, और ये कहा है कि आरएसएफ पर लगातार स्ट्राइक्स, लगातार हमले भी जारी हैं। आर्मी ने रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ पर हर फ्रंट पर 24 घंटे अटैक्स जारी रखे हैं और इन्हें पूरी तरह से टारगेट किया है, और इससे आरएसएफ को नुकसान भी पहुंचा है। आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। सूडानी आर्मी या आर्म फोर्सेस ने अल शजारा एरिया जो खार्तूम के साउथ में है, वहां एक लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाकर आरएसएफ की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया, और कई रेजिडेंशियल नेबरहुड्स जो हैं उनको दोबारा अपने इख्तियार में ले लिया, वहां अपना कब्जा जमा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की मॉर्निंग न्यूज़। उम्मीद करता हूं आपके काम की रही होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।